बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ पार्ट्स थोड़े से टेक्निकल टाइप के हैं। जैसे ये भी एक पार्ट ऐसा ही है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकली हमें चलना है। ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है, इसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, फिर आगे फिर कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ ये, और इक्वल टू ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहां हमें कहा जा रहा है ए की वैल्यू निकालें। मैं इससे थोड़ा सा हटकर आपको एक दो चीजें समझाता हूं। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो ये कोई मैट्रिक्स है और ये ए साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इधर भी कोई मैट्रिक्स है। ये एक एग्जाम्पल समझ लें, एक क्वेश्चन समझ लें। इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं। ये दो फर्ज कर लो क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद जानबूझ के ये बनाए हैं ताकि आपको एक बहुत अच्छी बात की समझ आए। फर्ज कर लो स्टूडेंट्स, ये जो चीज है इसको देखा जाए तो इसमें ये लेफ्ट पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में और उनमें से एक मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी हो तो दूसरे मैट्रिक्स को उधर ले जाकर इनवर्स लेना है, उसको डिवाइड नहीं करना। मैट्रिक्स के साथ उधर जाके डिवाइड नहीं होगा। जो मैट्रिक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड नहीं करना, उसका उधर जाके हम इनवर्स लेते हैं। ये मैट्रिक्स है ना, फर्ज कर लो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके क्या लेंगे, इसके इनवर्स बनाएंगे। लेकिन ये लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको थोड़ी देर के लिए कोई नाम दे दो, बी मैट्रिक्स नाम दे दो। तो बच्चों ये उधर जाके इसका हमने बी का क्या लेना है, इनवर्स लेना है। तो इनवर्स लेफ्ट पे लेंगे हम। सर ये क्यों? मैट्रिक्स अगर लेफ्ट पे पड़ा है तो उधर जाके इनवर्स भी दूसरी तरफ जाके लेफ्ट पे लेंगे हम। ये बात याद रखें, कोई भी मैट्रिक्स जिसको हमने उधर ले जाना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इनवर्स बनेगा और इनवर्स भी लेफ्ट पे बनेगा। अगर ये लेफ्ट पर है तो इनवर्स लेफ्ट पे बनेगा। अगर इसी तरह से ये मैट्रिक्स राइट पर है, ये वाला अब मैं बता रहा हूं, अगर ये मैट्रिक्स यहां पे ये राइट पर है, फर्ज कर लो इसको आपने नाम दिया बी मैट्रिक्स नाम दे रहे हैं, ये दूसरा सवाल है। तो इसमें बच्चों ये जो इनवर्स है बी, ये अब राइट पर इसके, यानी बी अब अगले स्टेप में इसके राइट पर इनवर्स बनेगा। अगर कोई मैट्रिक्स लेफ्ट पर है और उसको उधर इनवर्स बनाना है, उधर ले जाना है, तो उसका इनवर्स लेफ्ट पर रखेंगे। और अगर कोई मैट्रिक्स राइट पर है और उसको उधर ले जाना है तो उधर जाके राइट पर इनवर्स रखेंगे। इसकी वजह क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? यानी अगर हम मैट्रिक्स लेफ्ट पर है तो इनवर्स राइट पर ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों ये मैट्रिसेस का जो है ना मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ देखें, याद करें। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा तमाम ए बी के लिए ये ऐसा नहीं होता कि हम उनको शफल करें, ए बी इक्वल टू बी ए लिख लें, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये लेफ्ट साइड का जवाब, फिर इनको आप आपस में बच्चों शफल कर लो, ये राइट साइड का जवाब फिर बनेगा। तो ये दोनों आंसर्स डिफरेंट मैट्रिसेस होंगे, ये कभी सेम नहीं हो सकते। आप तजुर्बा कर लें, ये कोई ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करो, जो ये जवाब बनेगा, फिर इनको शफल करके मल्टीप्लाई करो तो आंसर डिफरेंट आएगा। सिमिलरली हम ए इंटू बी इनवर्स या बी इनवर्स इनटू ए, इनको भी ऐसे हम करके नहीं लिख सकते। मैट्रिसेस में ये मल्टीप्लिकेशन में हम आपस में उनको शफल नहीं कर सकते, वो इक्वल नहीं होंगे। सिमिलर यही बात यहाँ पे की जा रही है कि
अगर ये मैट्रिक्स लेफ्ट पर है तो इसके साथ इसका इनवर्स लेफ्ट पर ही लेंगे तो ये सही स्टेप बनेगा। अगर आप इसको यहां राइट पर करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि आपने यही काम किया, आपने शफल कर लिया। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इक्वल वो नहीं होते। तो यहाँ पे यही काम मैंने करना है इस क्वेश्चन में। जब भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको उधर ले जाना है, हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। मुझे इसको भी उधर ले जाना है और इसको भी उधर ले जाना है। तो ये मैट्रिक्स का उधर जाके मैंने क्या बनाना है, इनवर्स बनाना है। तो इनको मैं जो है थोड़ी देर के लिए कोई नाम दे देता हूं और आगे इसको सॉल्व करना। बच्चों, जब भी आपस में कोई मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके साथ हमें कोई दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर जाके डिवाइड नहीं करना, बल्कि उसका क्या बनाना है, इनवर्स बनाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको भी कोई नाम दे देते हैं और इसको भी कोई नाम दे देते हैं। यही काम मैंने किया। हियर वी लेट, इसको बेटा नाम थोड़ी देर के लिए सपोज बी कर दिया और इसको नाम हमने थोड़ी देर के लिए सपोज सी नाम दे दिया। ए वही रहेगा, ए नाम तो वही रहेगा। लेट बी ए इंटू सी इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको तो कोई नाम ना दे, ये एज इट इज रहने। अब मैं थोड़ी देर के लिए सी को हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो अब बी को मुझे उधर ले जाना है। बी इधर लेफ्ट पर है तो ये उधर जाके इसका इनवर्स, लेकिन इसके साथ लेफ्ट पे इनवर्स लेंगे। ये काम किया, बी उधर जाके इनवर्स बनेगा। अब इसके साथ बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं बी मिटा देता हूं और ये सी है। तो सी राइट पर पड़ा है तो सी उधर जाएगा, तो सी उधर जाके राइट पर इनवर्स बनेगा। अगर कोई मैट्रिक्स लेफ्ट पर पड़ा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने उसको दूसरी साइड पर लेकर जाना है तो उधर जाके इनवर्स भी लेफ्ट पर रखना है, जैसे अभी मैंने यहां पे बताया। और अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और वो राइट पर पड़ा है तो उधर ले जाना है हमने, और उसका हम उधर ले जाकर क्या करेंगे, इनवर्स राइट पर लेंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 नाम दे दें। साथ मैंने लिखा वेयर बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड सी इज इक्वल टू दिस। ये नाम जो दिए थे वो मैंने साथ लिख ली। ये इसको बी मैट्रिक्स का नाम दिया और इसको सी मैट्रिक्स का नाम दिया था ये। अब हमने बच्चों इन मैट्रिसेस के बी और सी के इनवर्स निकालकर इसमें पुट करके फिर मल्टीप्लाई करना, तो हमारा ए का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम जब इनवर्स निकालते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए कोई ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपका बेटा मकसद है कि इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो उसके इनवर्स का ये फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट साथ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ लोग इसको यूं भी लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे ए डिटर्मिनेंट। मैं 1/a डिटर्मिनेंट करके बाहर लिख रहा हूं, साथ एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये भी इधर यूज हो रहा है, मैं ये भी साथ समझा देता हूं। लेट ये बच्चों मैट्रिक्स है कोई 2x2, इसका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की ये सिंबल है। जैसे हम मॉडुलस की सिंबल लेते हैं ना, तो मैट्रिसेस के अंदर डिटर्मिनेंट की वही सिंबल है। तो ये डिटर्मिनेंट हमने बना लिया, सिंबल उसकी बना ली। अब डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं बच्चों, याद रखें, डिटर्मिनेंट में ये जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होती हैं इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फिर ये सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं 2x2 का, अब नेक्स्ट क्लास जो अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम 3x3 का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी ये 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है, लेट यहाँ पे ये 4 है, इस तरह से है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 into 4 minus 3 into 5।
पहले मेन डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट है। साथ एडजॉइंट भी यूज होना है, वो मैं अभी साथ ही बता देता हूं। तो अब बच्चों मुझे बी इनवर्स निकालना है और सी इनवर्स निकालना है। तो मैं पहले बी का डिटर्मिनेंट लेता हूं। बी का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट जरूर बनाना है, फिर यूं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये सिंबल मैट्रिक्स की ही रखते हैं, सॉल्व डिटर्मिनेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें। डिटर्मिनेंट के लिए ये लाइनें होती हैं, इस तरह से ये लाइन डालनी। तो इनको पहले आपस में मेन डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें। मैंने डायरेक्ट जवाब लिख लिया, वरना आप यूं कर सकते हैं 2 into 2, मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया, -3 into 1, तो ये 4 - 3 दैट इज 1। ए डिटर्मिनेंट निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, मुझे बी इनवर्स निकालना है ना, तो मैंने अब आगे बी डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करते हैं, मेन डायगोनल की एंट्रीज को आपस में शफल करना है, एक्सचेंज करना है, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके साइन चेंज करने हैं। मेन डायगोनल की एंट्रीज को आपस में शफल कर दें, बट सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। शफल, मेन डायगोनल की एंट्रीज को शफल करना है, जबकि सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज का साइन चेंज करना है जस्ट। इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं। तो इनकी जगह चेंज कर लें, इनको आपस में शफल कर लें और इनका साइन चेंज किया है। ये एडजॉइंट का तरीका है, ये एडजॉइंट यूं निकालते हैं। बस अब हमें बी इनवर्स बनाना है, निकालना है। हमें बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालकर इसमें पुट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर ए का मिल जाएगा। तो बी इनवर्स 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट साथ एडजॉइंट ऑफ ए। तो बी डिटर्मिनेंट में हमने निकाला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ बी भी हमने निकाला हुआ है, इसमें पुट कर दिया। ये हमारी एक वैल्यू है, समझें। इसको कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, पहले हमने 1 नाम दिया हुआ है। तो ये बी इनवर्स है। अब आपको बच्चों सी इनवर्स निकालना है, उसके लिए भी सी इनवर्स का ये फार्मूला है, 1 ओवर सी डिटर्मिनेंट साथ एडजॉइंट ऑफ सी। तो बच्चों ये सी मैट्रिक्स है, इसको हमने सी नाम दिया हो। अब इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, सी डिटर्मिनेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इनको 4 - 6 - 2। मैंने डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई कर लिया, वरना आप ये स्टेप बनाकर मल्टीप्लाई कर लें पहले ऐसे, यानी ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप बच्चों यूं कर लें, 4 - 6 दैट इज -2। साथ इसी सी का एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट कैसे बनाते हैं, इनकी जगहों को चेंज करते हैं, इनको आपस में शफल करते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। तो ये देखो बच्चों, यही काम किया, ये ऐसे आपस में इनको शफल किया और ये साइन चेंज। स्टूडेंट्स, एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स, लेकिन डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए डिटर्मिनेंट की डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो डिटर्मिनेंट में ये सिंबल रखने हैं, डिटर्मिनेंट जब भी बनाएंगे ये सिंबल, लेकिन एडजॉइंट में मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स की सिंबल बनाएं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज अगेन अ मैट्रिक्स, बट डिटर्मिनेंट हमेशा एक नंबर बनता है। डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो रिजल्ट एक नंबर आता है। तो आए ये सी इनवर्स में ये वैल्यूज पुट कर दें, 1 ओवर सी डिटर्मिनेंट साथ एडजॉइंट ऑफ सी। सी डिटर्मिनेंट वो निकाला हुआ -2, नीचे लिख दी वैल्यू साथ एडजॉइंट ऑफ सी। हमें बच्चों बी इनवर्स भी मिल गया, सी इनवर्स भी मिल गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बोला था कि हम बी इनवर्स सी इनवर्स निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर हमें ए का जवाब आएगा, ए की वैल्यू मिलेगी। तो यही काम हमने किया, पुट बी इनवर्स सी इनवर्स इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दी। ये देखो बच्चों, इसमें अब हमने बी इनवर्स की ये वैल्यू, यहां पे बी इनवर्स की जगह ये वैल्यू लिखी है, साथ ये आइडेंटिटी, ये गिवन मैट्रिक्स ये वैसे ही, इनटू सी इनवर्स की ये वैल्यू ये साथ लिखिए, यानी यूं समझे कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे डॉट डाल दें या क्रॉस डाल दें, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो अब बच्चों एक बात गौर से सुननी है, तवज्जो से सुननी है ये बात। जब भी स्टूडेंट्स ऐसे 2 या 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके अंदर यहां ऐसे नंबर बीच में पड़े हों,
तो नंबर्स को आप बाहर ले आए। मैं फिर रिपीट करूं, जब भी 2 या 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके अंदर बीच में नंबर्स पड़े हों, तो नंबर्स को अभी अंदर मल्टीप्लाई ना करें, नंबर्स को बाहर ले आए, चाहे उधर राइट साइड पर लेकर आए नंबर्स को या लेफ्ट पे। नंबर से कोई मल्टीप्लिकेशन से फर्क नहीं पड़ता, चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से, नंबर्स को बाहर ले आए। नंबर्स को बाहर ले आए और मैट्रिसेस को आपस में अलग कर लें, नंबर्स को अलग कर लें, मैट्रिसेस को इकट्ठा कर लें। ये आपस में इनको इकट्ठा किया, इससे फायदा ये होगा कि ये नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हम एंड पे करेंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर दे तो ये बच्चों फ्रैक्शन में चीजें बन जानी है, वो फिर आगे हमें मल्टीप्लिकेशन में अगले स्टेप में प्रॉब्लम बनेगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो और उधर साथ अंदर बीच में नंबर्स पड़े हो, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के अंदर नंबर पड़े हो, तो उन नंबर्स को पहले बाहर ले आओ, मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनली आखिर में फिर अंदर नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। यही काम मैंने किया, नंबर्स को मैं बाहर ले आया हूं। अब बच्चों ये 3 मैट्रिसेस हैं, इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है। जब भी बच्चों 3 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले कोई से 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी आपकी मर्जी है इन 2 को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई कर लो, या बच्चों इन 2 को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई कर लो। एसोसिएटिव लॉ इसको कहते हैं। जब भी 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले कोई से 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप इन 2 को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो या इन 2 को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये मर्जी आपको, लेकिन तीनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं करना। तो आपकी मर्जी है, यहां पे आप ब्रैकेट डाल लें, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। अब इनको मैंने बच्चों मल्टीप्लाई करना है, इनको। स्टूडेंट्स गौर करें, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स 2 क्रॉस 2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये स्टैंडर्ड, मैंने स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की लास्ट लेक्चर में मैंने डेफिनेशंस बताई हुई हैं। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और फिलहाल मैं इसी पे जाता हूँ। 3 क्रॉस 3 का मैं बाद में बताऊंगा। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों किसी मर्जी मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वही मैट्रिक्स साथ जो पड़ा होगा वो आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये निशानी है, ये इसका काम है क्या कि ये किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स देगा। ये श्योर बात है, आप मल्टीप्लाई करके देख लें। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ 3 बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ 7 बनेगा। सिमिलरली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मर्जी मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 2 से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स देगा। ये आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी इनटू ए सम मैट्रिक्स ए, रिजल्ट ए ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, ये जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट उसी मैट्रिक्स के वैल्यू दे देता है। यानी ये दूसरे लफ्जों में यूं कह लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर मर्ज हो जाता है, यानी जवाब वही मैट्रिक्स रह जाता है। ये आई उसके साथ मर्ज हो गया। सिमिलरली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। आइडेंटिटी को हम आई कहते हैं ना, आइडेंटिटी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट यही मैट्रिक्स देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो ये वही आंसर देगा। और आइडेंटिटी की ये भी निशानी है कि ये चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट से। सर आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि हम मैट्रिसेस को आपस में शफल नहीं कर सकते। बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ शफल कर लें। मसलन ये देखें, ये मैं बात ना आइडेंटिटी नंबर 1 से समझा देता हूँ। 1 into 6 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये उसके साथ मर्ज हो जाएगा, और ऐसे भी करें तो वही रिजल्ट है। सिमिलरली आइडेंटिटी इनटू ए या ए इंटू आइडेंटिटी, आंसर ए ही होता है। यानी आइडेंटिटी चाहे राइट से हो
चाहे आइडेंटिटी लेफ्ट से हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स शफल हो जाता है, कम्यूटेटिव वाला आइडेंटिटी के साथ बन जाता है। तो ये इससे मल्टीप्लाई करें तो यही बनेगी चीज। अच्छा, कोई बच्चा कहते हैं सर मैं इन दो को पहले मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज बनेगी। तो आपकी मर्जी है, चाहे आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर लो या इससे मल्टीप्लाई कर लो, जवाब सेम आना है। यानी इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लो या इन दो को, पहले कोई से दो को मल्टीप्लाई करना है तो ये दूसरे मैट्रिक्स का ही साथ जवाब आएगा। तो बच्चों फाइनली यानी इनको हम जो है डायरेक्ट लिख देंगे। मल्टीप्लाई आइडेंटिटी को करके दिखाने की नहीं जरूरत है, हमने पेपर में अपना टाइम बचाना है, डायरेक्ट हम ये चीज लिख दिया करते हैं। वरना आप इन दो को पहले आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें। मल्टीप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं अभी बताता हूँ। अब ये बच्चों आइडेंटिटी इसमें मर्ज हो गया, हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बन गए, यानी आइडेंटिटी गायब हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, दूसरे के साथ खुद जो है वो अपनी जात को खत्म कर देगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दो को मल्टीप्लाई आपस में करना है बच्चों। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए बुनियादी असूल तो ये है कि पहले मैट्रिक्स के जितने कॉलम है दूसरे की उतनी रोज होनी चाहिए। ये तो वैसे ही 2x2 का ये तो अंडरस्टूड है कि इसमें ये कंडीशन तो है, लेकिन आगे जब बेटा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट 7 के असूल को याद रख ले। क्या डिजिट है? 7 का असूल। डिजिट 7 क्या मतलब? पहले की रो और दूसरे का कॉलम, ये मैं बात कर रहा हूं। पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे? रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 into 4 प्लस -1 into -2, यही काम किया डिजिट 7 के असूल से। ये रो और ये कॉलम, तो ये यूं याद रख ले, पहले की रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये रो बच्चों इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। कैसे? 2 into -3 प्लस -1 into 1, वही काम किया। ये अब कॉलम दूसरे के साथ यानी आगे लिख देनी है। अब ये रो इस कॉलम से, तो नीचे सेकंड रो में चले जाएं, -3 into 4 प्लस 2 into -2, और ये रो इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज। अब इनको सॉल्व करने कैलकुलेटर से बच्चों ये वैल्यू बनी। फाइनली अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये जो बाहर डिजिट्स बने थे ना, वैल्यूज थी, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये 1/-2 लिखा। अब फाइनली इसको बच्चों अंदर जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 के नीचे -2, तो डायरेक्ट मैंने -5 लिखा, -7 और -2 दैट इज 7/2, ये डिवाइड करें 8 और ये -11/2। ये हमारी a की वैल्यू बन गई है। सवाल के अंदर से, क्वेश्चन के अंदर से मुझे a की वैल्यू निकालनी थी, तो बेटा ये दो मैट्रिसेस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्होंने उधर जाके इनवर्स निकाल लेना है। जब भी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेफ्ट पे है, तो उधर जाके उसका इनवर्स लेफ्ट पे लिखना है, और अगर कोई मैट्रिक्स राइट पर है तो उधर जाके इनवर्स उसका राइट पे लिखना। तो नाम बी और सी मैंने दे दिया, इनवर्स बनाया। अब बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालना है। बी ये है, सी ये है, इनके बेटा इनवर्स बनाकर इसमें पुट किया, मल्टीप्लाई करना है। इनको पहले बाहर ले आओ, इन दो को मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई करो। ये तो इत्तेफाक से आइडेंटिटी है, हमारा टाइम बच गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स रहते हैं। तो इन दो को मल्टीप्लाई किया, साथ ये बाहर नंबर है, ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई किया। ये तो है बच्चों एक तरीका। वाहिद ये क्वेश्चन जो है ना 4 के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये इस मेथड से हो रहा है। बाकी तमाम इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह के कुछ और मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट्स हैं, वो सारे इस मेथड से हो रहे हैं।
तो मैं ये मेथड भी अभी करा रहा हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। ये थोड़ा इस तरह से लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताने या कराने ज़रूर लगा हूँ। सेकंड मेथड ये है कि आप इनवर्स मेथड से ना करें। मतलब क्या, आप इस ए को कोई 2x2 का मैट्रिक्स ही लेना, क्योंकि पीछे भी शुरू में भी 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके आगे भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये इटसेल्फ जो है ये भी बेटा 2x2 का मैट्रिक्स होगा। जब भी बच्चों आप ये वाला मेथड अपनाओगे या करोगे, ये वाला मेथड, तो जो भी मैट्रिक्स हमें निकालना है, पहले बच्चों उसका ऑर्डर डिजाइन या डिफाइन करना है। फिर उसके अंदर ऑर्डर जब डिफाइन करोगे, फिर उसके अंदर आपने इस तरह से लेटर्स लेट करने। तो लेटर से पहले, अंदर लेटर्स लिखने से पहले हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करना है। अब ये स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स जो है, इससे पहले भी 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके बाद भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ए का ऑर्डर जरूर 2x2 ही है। तो ए का ऑर्डर हमें पता चल गया कि ये जो है ये एक 2x2 का ही मैट्रिक्स लेट करना है। अब इसके अंदर आपने लेट करनी है एंट्रीज। कोशिश करें आप एंट्रीज ये ABCD फॉर्म में लिखें, क्योंकि अगर आप XYZ फॉर्म में लिखोगे तो फिर यहाँ पे चौथा डिजिट जो है, चौथा लेटर फिर W ले लो। ज्यादातर आप ABCD में ही नहीं, हमने लेट ये ABCD कर लिया अंदर ऑर्डर में ABCD, यानी ये एंट्रीज हमें हैं अननोन, थोड़ी देर के लिए इनको नाम ABCD दे दिया। अब इनको, इसके मैट्रिक्स को अंदर इनके साथ क्या है, गिवन के साथ, जो गिवन है उसमें A को पुट करके गिवन बिकम्स, इसके अंदर ये जो A था A की जगह ये लिख लिया। अब हम इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे क्या करेंगे मैं बताता हूँ, वेट करें। पहले अब यहाँ पे हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐसे ही रखेंगे, यानी तीनों एट ए टाइम नहीं मल्टीप्लाइकेशन हो सकती। अभी मैंने बताया था पहले कोई से दो का प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लाई करें, तो मैं पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, या आप इन दो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, अगला स्टेप बनाकर ये ऐसे ब्रैकेट डाल लें, जिन दो को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ये मिटाकर जवाब या आंसर हमारा यही आना है। अब मैं इस मेथड से कराने लगा हूं। ये क्या मेथड है मैं अभी बता चुका हूं। जब भी कोई भी मैट्रिसेस इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो जिस मैट्रिक्स को हमें फाइंड आउट करना है, पहले उसका ऑर्डर डिफाइन कर लें, मालूम कर लें। ऑर्डर इसका हमें पता है 2x2 है, तो अंदर अब 2x2 यानी 2 रोज लेनी है और 2 कॉलम लेने हैं। उनको आप कोई लेटर्स लेट कर लें, लेटर्स हमेशा ये ABCD लेटर्स लेट करके अब इनको मल्टीप्लाई करें, फिर आगे इक्वेट भी करना है। इक्वेट क्यों करना है मैं बताता हूँ। ये उसी का सेकंड मेथड है, ये मैंने आगे यहाँ से कंटिन्यू किया है। ए को अभी बेटा मैंने बताया कि ए को हमने नाम 2x2 मैट्रिक्स का करके ये अंदर लेटर्स लिख लिए। अब ये वैल्यू ए की वापस इसमें पुट करके इन तीनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस डिजिट के असूल के साथ, 7 के असूल के साथ, इसकी रो इसके कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से, 2a + 1c मैंने डायरेक्ट यूं लिख लिया 2a + c, फिर 2b + 1d तो डायरेक्ट मैंने d लिख दिया। सिमिलरली ये रो इस कॉलम से 3a + 2c एंड 3b + 2d ये लिख लिया मल्टीप्लाई करके, साथ ये वैसे और ये भी वैसे। अब बच्चों इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये रो इस कॉलम से, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है ये। फिर ये रो इस कॉलम से 3 × 2a + c एंड 4 × 2b + d। अब बच्चों ये रो इस कॉलम से 1 × दिस + 4 × दिस, ये देखें ये रो इस कॉलम से 1 × दिस + 2 × दिस, फिर ये रो इस कॉलम से 3 × दिस + 4 × दिस, ये वाली की। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, 1 को इससे 2 को इससे, सिमिलरली ये सारा मल्टीप्लाई करके ये चीज बन रही है, आप ये देख लें
इसके बाद बच्चों वो स्टेप बन रहा है, जस्ट अंदर मल्टीप्लाई किया, इनको ब्रैकेट्स हटा दी। अब बच्चों यहां पर आकर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें इक्वेट करना है, और इक्वेट कब करना है और क्यों करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस वक्त बुक्स हैं तो बुक्स निकाल लें, पेज 44 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 के आगे बुक पर लिखें। पार्ट 6 के अंदर क्वेश्चन 4 पार्ट 6 के सामने बुक पर लिखें इक्वल मैट्रिसेस। ये मैंने पहले भी अपने लास्ट लेक्चर में इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन बताई हुई है। इक्वल मैट्रिसेस आगे लिखें, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं अगर उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। 2 7 3 8 2 7 3 8, ये ना लिखें, ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, डेफिनेशन लिख लें फिलहाल, ये चीज ना। ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं बच्चों, क्योंकि तमाम एंट्रीज कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री दूसरे के साथ इक्वल है, आपस में इक्वल है। अब फर्ज कर लो, ये बात अब आपने जरूर लिखनी है डेफिनेशन के साथ। फर्ज कर लो बच्चों यहाँ पे x है, तो अब इक्वल मैट्रिसेस हैं ये, तो x क्या होना चाहिए, यानी यूं क्वेश्चन लिखें, फाइंड x या व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन उस डेफिनेशन के साथ लिखकर x 8 होगा। हमने ये x 8 क्यों लिखा है, बेसिकली हमने इक्वेट किया। तो जब भी ये डेफिनेशन के साथ ये क्वेश्चन लिख लें इधर पार्ट 6 के आगे, तो जब भी दो मैट्रिसेस को हम इक्वेट करते हैं, जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनको हम हमेशा क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं आपस में तो हम हमेशा उनको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो यहाँ इक्वेट कर लें, और इक्वेट कब करना है या क्यों करना है, स्टूडेंट्स ये भी बात याद रख लें, ये मेरा सेंटेंस बाकी क्वेश्चन में बड़ा काम आएगा। जब भी मैट्रिसेस के अंदर से हमने लेटर्स की वैल्यू निकालनी हो, मैट्रिसेस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें लेटर्स दिए गए हों मैट्रिसेस के अंदर, ये जैसे ABCD लेटर हैं या XY लेटर्स, जब भी मैट्रिसेस के अंदर से हमें लेटर्स की वैल्यूज निकालनी हो तो उधर जरूर इक्वेटिंग वाला स्टेप होगा। जब भी मैट्रिसेस के अंदर से हमें लेटर की वैल्यूज निकालनी हो तो उधर जरूर इक्वेटिंग वाला स्टेप होगा। ये देखो ना, हमें लेटर्स ABCD निकालने हैं, तो इधर ऐसे क्वेश्चन में या ऐसे सवाल में जरूर इक्वेटिंग वाला स्टेप होगा, और वहां दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे, तो इक्वेट कर लो। ये मेरा बड़ा टिपिकल जुमला जो अभी मैंने बताया, क्या मैं रिपीट कर लूं, जब भी बच्चों किसी क्वेश्चन के अंदर मैट्रिसेस के साथ अंदर लेटर्स दिए गए हों तो उधर जरूर इक्वेटिंग वाला स्टेप होगा, हो रहा होगा। ये बात पक्की है, ये पक्की है, देखते रहना। जब भी हम क्वेश्चन के अंदर मैट्रिसेस दिए गए होंगे और उन मैट्रिसेस के अंदर लेटर्स मेंशन होंगे तो जरूर उन लेटर्स की वैल्यू इक्वेटिंग वाले स्टेप से मिल रही होगी, निकाल लेंगे हम। तो बच्चों ये इक्वेट कर लिया आपस में, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट कर लिया। यहाँ ये लफ्ज सिर्फ लिखना, इक्वेटिंग, डेफिनेशन नहीं लिखनी, वो तो मैंने वैसे ही साथ बताया। ये काफी सारे पार्ट्स में ये डेफिनेशन इक्वल मैट्रिसेस वाली यूज होगी, इसलिए मैंने साथ बता दी। इक्वेट कर लिया बच्चों, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये सारी एंट्रीज इक्वेट कर दी। अब बच्चों आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपस में। हम पहले 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 2, ये जो हम मेथड करने लगे हैं इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपकी मर्जी है, चाहे A और C को एलिमिनेट कर लो या B D को। हमने B D को एलिमिनेट किया है। कैसे, गौर करें बच्चों, ये देखें ना, ये 4B है और ये 8B है, ये 2D और ये 4D है। तो फर्स्ट इक्वेशन पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये B और D एलिमिनेट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर लें, यही काम किया। मल्टीप्लाइंग पहले लिखेंगे सॉल्विंग 1 2, जिनको सॉल्व कर रहे हैं वो लिखें सॉल्विंग 1 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, इन दो को फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये साइन चेंज करेंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये काटेगी वैल्यूज, ये इक्वेशन बनी हमें AC में एक, ये इक्वेशन बनी। सिमिलरली यहां से भी BD एलिमिनेट कर लें। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके
3 और 4 को फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। यही काम आगे किया, सॉल्विंग 3 4। बी डी को ए सी यहाँ से भी, बी डी यहाँ से भी एलिमिनेट किया, बी डी यहाँ से भी एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन ए और सी में बन गई है। ये भी ए सी में इक्वेशन है, ये भी ए और सी में इक्वेशन है। यहां से बच्चों आगे नेगेटिव कॉमन लिया तो ये इक्वेशन ये 6 है। अब इनको दो को सॉल्व कर लें। अब ये भी इक्वेशन ए और सी में, ये भी इक्वेशन ए और सी में, इनको सॉल्व कर लें। तो इन दो को कैसे सॉल्व करना है गौर करें, ये 5 और 6 को, तो यहाँ -c और ये +2c है, तो इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, यही काम किए। ऐड जैसे ही करेंगे ये कट जाएंगे, ये -a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू क्या मिल गई -5, इसको मल्टीप्लाई कर। अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 6, इन दोनों में से चाहे 5 में पुट कर लो चाहे 6 में a की वैल्यू पुट करके c निकाल लो। c हमें 8 मिल गया। a और c की वैल्यू को बच्चों आपने 1 में पुट करना है और 3 में, इसमें ना पुट करें। a और c की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट करें और इन दोनों में से किसी एक में पुट करें। वजह यह है, मैं बताता हूं, पहले 1 में पुट करें a और c की वैल्यू, यही बात मैंने लिखी, पुट वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 1 एंड 3। 2 में ना पुट करें, मैं बताता हूं। 1 में जब पुट करेंगे a और c की वैल्यू को तो ये इक्वेशन बनी, और 3 में जब पुट करेंगे a और c को तो ये इक्वेशन बनी। अगर आप 2 में पुट करेंगे, 1 और 2 में पुट करेंगे तो 2 यही इक्वेशन बनेगी। आप चेक कर लें, अगर आप a और c की वैल्यू 2 में पुट करेंगे, यानी 1 में पुट करने के बाद 2 में पुट करेंगे, तो 2 इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो यही इक्वेशन दोबारा बनेगी। इसलिए फायदा नहीं होगा a और c की वैल्यू 1 में पुट करें और 3 में पुट करें। 1 और 3 में पुट करेंगे तो ये दो इक्वेशन आपको b और d में मिलेंगी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। अब b और d की वैल्यू निकालने के लिए इनको आपस में सॉल्व कर लें, तो आपको बच्चों ये b और d मिल गया है। b और d भी मिल गया, a और c भी मिल गया, a b c d को इसमें पुट करना है फाइनली, तो आपका ये मैट्रिक्स a बन गया। जो आपको ये सॉल्व करने से a b c d की वैल्यू मिली है, इनको बच्चों इसमें फाइनली पुट करेंगे तो आपका मैट्रिक्स a बन गया। तो ये थोड़ा पहले मेथड की निस्बतन ये वाला थोड़ा लेंथी मेथड है, तो मैंने इसलिए दोनों मेथड करा दिए बच्चों। बाकी क्वेश्चंस में ये वाला मेथड ही हम करेंगे, इसकी एक वजह है, वो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, और भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें मैट्रिक्स निकालना है तो उनमें यही वाला मेथड ही लगेगा। उसकी एक वजह है, मजबूरन यही वाला मेथड लगेगा। अभी मैं क्वेश्चन अभी कराता हूँ, बाकी इस तरह के सवाल, तब उनमें ये बात जो अभी मैं उधर बताऊंगा तब इस बात की समझ आएगी। अभी मैंने ये बात नहीं बताई, उधर क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, तब समझ आएगी कि ये वाला मेथड ही क्यों यूज हो रहा है, इनवर्स वाला नहीं लगना, उसकी वजह बताता हूँ। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि आगे इक्वेशन भी मैट्रिक्स की फॉर्म में। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स इफ ये एक मैट्रिक्स है, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जब भी लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे मैट्रिसेस हों तो आखिर में जाकर उधर इक्वेटिंग वाला स्टेप जरूर होगा। जब भी किसी मैट्रिक्स की इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मैट्रिसेस हों तो वहां पे आखिर में जाकर हम इक्वेटिंग वाला स्टेप जरूर करते हैं। स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस की इक्वेशन से क्या मुराद, मैं ये भी बताता चलूं। फर्ज कर लो बच्चों, ये एक इक्वेशन है, इसको सही, इसका पूरा नाम तो अलजब्रिक इक्वेशन है, लेकिन उसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलजब्रिक इक्वेशन कह लें, या इसका आगे जो टाइप में आ जाता है इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल है। सिमिलरली फर्ज कर लो किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, लेट बेटा ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको कहते हैं अलजब्रिक इक्वेशन, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सिमिलरली बच्चों किसी इक्वेशन में अगर लॉग आ जाए ऐसे हो तो इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन। सिमिलरली किसी इक्वेशन में यूं मैट्रिसेस पड़े हों, ये है इक्वेशन इक्वल की वजह से ये इक्वेशन है, इसमें मैट्रिसेस पड़े हों
तो उस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इक्वेशन भी कह सकते हैं या इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस है। स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऐसा सवाल दिया जाए जिसमें लेफ्ट साइड पे 2 मैट्रिसेस या 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसमें हमें एक वैल्यू मालूम करनी हो, दूसरी साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको उधर जाके उसका इनवर्स लेना। मैंने प्रीवियस पार्ट में भी ये अभी बताया था। जब भी इस तरह से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो और एक मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी हो तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर जाके क्या लेना है, उसका इनवर्स। लेकिन इस सवाल में बच्चों मैं इसका उधर जाके इनवर्स नहीं ले सकता। वजह क्या है जी बच्चों? ये मैट्रिक्स जिसका हमने इनवर्स लेना है उधर जाके दूसरी साइड पर, उसका स्क्वायर होना जरूरी है। जो मैट्रिक्स का इनवर्स बनाना हो उसका स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि इनवर्स की बेटा डेफिनेशन जो है उसमें डिटर्मिनेंट आ रहा है। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इनवर्स लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन में डिटर्मिनेंट आ रहा होता है, और डिटर्मिनेंट जो है किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, चाहे 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो। 3x3 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह 2.3 में उसको निकालना सीखेंगे कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। फिलहाल यहाँ हम 2x2 के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब लिया जाता है तो उसमें डिटर्मिनेंट आता है, और डिटर्मिनेंट जरूर किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ये डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसको हम लिहाजा इनवर्स वाले मेथड से नहीं कर सकते। तो यहां फिर हम कौन सा मेथड करेंगे स्टूडेंट्स? जो अभी मैंने पार्ट 1 कराया था, जिसमें दूसरा जो जब मैंने मेथड कराया था उसमें हमने मैट्रिक्स को लेट करके उसके अंदर एलिमेंट सपोज किए थे ABCD फॉर्म में। तो यहां भी यही मेथड करेंगे, ये लेट वाला, सपोज करने वाला, कि हम पहले x को सपोज करेंगे, फिर उस x को वापस इसमें पुट करके गिवन में मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे। 2 मेथड्स हैं इस तरह के क्वेश्चंस के, एक इनवर्स वाला मेथड और एक ये सपोज करने वाला मेथड। इनवर्स वाला मेथड तब लगता है जब ये मैट्रिक्स खुद क्या हो, स्क्वायर हो, जिसको उधर जाके हमने इनवर्स बनाना है। तो यहाँ तो वो मेथड नहीं लगेगा, फिर सपोज वाला मेथड ही इसमें होगा। अब जब भी किसी मैट्रिक्स को बच्चों हमने अपनी तरफ से सपोज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ऑर्डर डिसाइड करना या ऑर्डर डिफाइन करना जरूरी है। ऑर्डर से मुराद रोज एंड कॉलम की तादाद। ये बेटा 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें पहले x का यहाँ ऑर्डर डिसाइड करना है। जब भी बेटा मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उधर हमने ऑर्डर कैसे बनाना या कैसे लेना है, आए हम ये पहले डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात बड़ी अहम है, इसको गौर से समझना है। जब भी बच्चों 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकती है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद सेम हो। 2 matrices can be multiplied with each other if number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। मैं ये कहना चाह रहा हूं, फर्ज कर लो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 3, इसका ऑर्डर है 2x2, इस 2x3, इसका जो है ऑर्डर है 2x3, इसके 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स तभी इससे मल्टीप्लाई हो सकेगा जब इसकी रोज की तादाद 3 हो। पहले के जितने कॉलम हैं दूसरे मैट्रिक्स की उतनी रोज हो, तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा सर, दूसरे के कॉलम कितने हो? दूसरे के जितने मर्जी कॉलम हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम जितने हैं दूसरे की उतनी रोज हो, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम कितने हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो जितने मर्जी कॉलम। फर्ज कर लो दूसरे के कॉलम्स हैं 4 कॉलम्स हैं, तो जो सामने बेटा रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कितना होगा, इसका भी ये तरीका स्टूडेंट सुन लें। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यूं समझ लें रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होगा 2x4। रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2x4।
4। फिर सुन लो, फर्ज कर लो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद 3 होनी चाहिए, जितने पहले के कॉलम हैं दूसरे की उतनी रोज होनी चाहिए, यानी ये डिजिट और ये डिजिट सेम होने चाहिए। और यहाँ पे जो मर्जी कॉलम हो, लेट कॉलम 4 है, तो ये और ये जो सेम डिजिट है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यूं समझ लें, ये कैंसिल क्यों कर रहे होते हैं, ये सिर्फ मैं वैसे कह रहा हूं कि कैंसिल करेंगे। नए मैट्रिक्स का जो सामने रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा, ये कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 4। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल भी लेता हूं ताकि आपको और पक्की समझ आ जाए। फर्ज कर लो ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 5, थोड़ी देर के लिए यूं समझ ले। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अब ये जो भी मैट्रिक्स है इसके जो रोज की तादाद है वो 5 होनी चाहिए, पहले के जितने कॉलम है दूसरे की रोज की तादाद इक्वल होनी चाहिए, या यूं याद रख लें इन दो करीबी डिजिट को इक्वल होना चाहिए। करीबी डिजिट्स को, ये डिजिट और ये डिजिट करीबी डिजिट है, यूं कह लें इनको सेम होना चाहिए। यहां पे जो मर्जी हो, फर्ज कर लो यहां पे है जी 3, तो नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो बेटा ये होगा। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। ये ऐसा क्यों होता है आप आजमा के देख लें, आप चेक करके देख लें, कोई भी मैट्रिसेस इस तरह से बना लें और उनको फिर मल्टीप्लाई करें तो नए मैट्रिक्स का सामने देखेंगे तो यूं ही ऑर्डर बनेगा, यानी ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा 1 क्रॉस 3। अब जरा रिवर्स चलते हैं, फर्ज कर लो बच्चों ये मैट्रिक्स वो छुपा दे, पहला मैट्रिक्स उसका ऑर्डर दे दे, इधर यही काम हो रहा है, और सामने जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है इक्वल के बाद, रिजल्टिंग मैट्रिक्स यानी इनके प्रोडक्ट का जो रिजल्ट बनता है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया, तो आपको क्या करना है बच्चों, गौर करें, हमेशा इस मैट्रिक्स का, फर्ज कर लो मैं कहता हूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है x क्रॉस y, तो आपको बेटा x भी मालूम करना है और y भी मालूम करना है। तो आपने बेटा क्या करना है, याद रख लो सेकंड मैट्रिक्स के ये कॉलम जो हैं उतने ही होंगे जितने सामने वाले के हैं, या इसके जितने कॉलम होंगे उतने ही सामने वाले मैट्रिक्स के कॉलम, यानी जो ये मैट्रिक्स है जो इनके यूं कह लें कि ये बीच में पड़ा है मैट्रिक्स, जब हमें बीच वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर खुद ढूंढना हो तो इसके कॉलम तो उतने ही कॉलम होंगे जितने सामने वाले के। इसके कॉलम 4 हैं तो सामने वाले के 4 हैं, इसके कॉलम अभी मैंने बताया कि फर्ज कर लो इसके कॉलम जितने भी हों वो सामने वाले के कॉलम भी उतने होंगे, तो y जो है वो यहां से निकलेगा, यानी y की वैल्यू जो है वो फौरन 3 है, यानी कॉलम इस मैट्रिक्स के कॉलम और इस मैट्रिक्स के कॉलम सेम होंगे। मैं बात कॉलम्स की कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स के कॉलम जो लेफ्ट पे ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसके कॉलम और सामने रिजल्टिंग मैट्रिक्स के कॉलम सेम होंगे, यानी पहले आप कॉलम निकाल लो। कॉलम कैसे बनाने हैं, इसके कॉलम और इसके कॉलम जो होंगे वो सेम होंगे। अब आपने इसकी रोज बनानी है। अभी बेटा मैंने बोला कि सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी होंगी, जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद है, तो बेटा x आपका क्या आ गया, x आ गया 5। जब भी बच्चों आपको ये मैट्रिक्स खुद ढूंढना हो, ये खुद बनाना हो, तो इसका तरीकेकार क्या है, पहले आप इसके कॉलम ढूंढो, बनाओ। फर्ज कर लो मैं यहां पे कहता हूं x इंटू वाई निकालो, तो y जो है पहले निकाला करो, यानी कॉलम की तादाद, यानी सेकंड नंबर पहले निकालो, तो y है यहां पे 4 और x कितना होगा, x 3 होगा, तो 3 क्रॉस 4। यहां पे देखें इसके कॉलम्स पहले निकालो, कॉलम होंगे 3, रोज कितनी होंगी, इस मैट्रिक्स की रोज हम हमेशा इसके कॉलम से निकालते हैं, यानी रोज ये करीबी डिजिट्स रोज होंगे, तो यहां पे फिर रोज क्या होनी चाहिए 5 और कॉलम उधर से निकालो, कॉलम होने चाहिए 3, तो ये 5 क्रॉस 3। सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम वहां से बनाओ और सेकंड मैट्रिक्स की रोज यहां से, यानी ये करीबी डिजिट्स। तो आए अब हम पहले
एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो ये साइड पर आप थोड़ी देर के लिए रफ में उसी पेज पर क्वेश्चन के साइड पर थोड़ी देर के लिए आप ऐसे बना लो, अंदर एंट्रीज नहीं लिखनी, सिर्फ ऑर्डर लिखना है। तो पहले मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर कितना है, 3x2, ऐसे लिख लिया 3x2। दूसरा मैट्रिक्स जो x है उसका ऑर्डर तो निकालना है, और सामने ऑर्डर रिजल्टिंग मैट्रिक्स का कितना है, 3x3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पहले कॉलम निकालो। कॉलम हम हमेशा सामने जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है उससे कॉलम निकालेंगे। तो कॉलम इसके 3 है, लिहाजा इसके कॉलम भी कितने होंगे, 3। इधर भी मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, यहां भी मैं लिख देता हूं कॉलम 3। अब मुझे इसकी रोज निकालनी है। तो अभी मैंने बताया कि इसकी रोज कितनी होंगी, जितने इसके कॉलम होंगे। तो इसका ऑर्डर होगा, रोज इसकी 2 होंगी, 2x3। यानी ये वाला करीबी डिजिट, ये वाले दो करीबी कह लो थोड़ी देर के लिए, ये करीबी डिजिट सेम होने चाहिए। करीबी डिजिट क्या है, सेम होने चाहिए। यहां वाला और यहां वाला ये नियरेस्ट डिजिट हैं आपस में, कह लो ये दूर वाले डिजिट है, ये करीबी डिजिट। करीबी डिजिट सेम होने चाहिए। लिहाजा मुझे जो एक्स मैट्रिक्स ढूंढना था, बनाना था, लिखना था, उसका ऑर्डर का पता चल गया। बच्चों याद रख लो, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कैसे बनाते हैं, जितने इसके कॉलम हैं उतने ही इसके कॉलम होंगे। और इसकी रोज कैसे बनानी है, इसके जो कॉलम होंगे वो इसकी रोज होंगी। कभी कभी यूं भी एमसीक्यू आ जाता है कि वो ऐसे मैट्रिसेस देकर, ऑर्डर देकर पहले का ऑर्डर ढूंढता है या मांगता है। तो वो सोचें क्या होगा पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर आप अभी सोचें, तरीकाकार अभी सोचें। मैं पहले ये सवाल कंप्लीट कर लूं, फिर इस बात पर भी आता हूं। तो आपने पहले ऑर्डर डिसाइड कर लिया, ऑर्डर होगा 2x3। पहले ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो उसके लिहाज से फिर अंदर एंट्रीज लेंगे। तो एंट्रीज अब हमने 2 रोज और कॉलम कितने हैं, 3 बनाने हैं। बेटा ऐसे जब हम लिखते हैं तो लिख हम एलिमेंट रो में रहे होते हैं, 1 कॉलम रहे होते हैं। जितने एलिमेंट्स रो में होंगे उतने कॉलम बनेंगे। तो ये 3 कॉलम बन गए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये ABC साथ DEF, ये हमारे पास अंदर हमने x लेट कर लिया। अब इस x को गिवन में पुट करके, अब इस x को गिवन में पुट करके आगे मल्टीप्लाई करना है। तो आगे यही लिखना है, सो गिवन बिकम्स। अब इसको उसमें वापस पुट करेंगे, आगे बेटा मल्टीप्लाई करना है। जब भी बेटा 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले की रो और दूसरे के कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस डालेंगे। ये बना 3a + 2d, 3, ये बनेगा 3b + 2e, इस लास्ट से 3c + 2f, ये चीज। अब बेटा ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, डिजिट 7 वाला असूल। ये रो इस कॉलम से 0a + 1d, यही मैंने लिखा, 0b + 1e, 0c + 1f। अब ये रो इस कॉलम से 2a + 0d, 2b + 0e, 2c + 0f। अब मैं बेटा यहां पे अगले स्टेप में ये 0a की बजाय डायरेक्ट 1d यानी d लिखता हूं, ये सिर्फ e लिखूंगा अगले स्टेप में, और ये सिर्फ f लिखूंगा। कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्ट भी ये लिख सकता है। और ये मैं लिखूंगा 2a, 2b, 2c, अगला स्टेप ये बन जाएगा हमारा, ये 2c। बस अब अगला स्टेप ये हमारा हो गया, उससे अगला स्टेप जो भी मैंने मिटाया उससे अगला स्टेप ये। अब बेटा 2 मैट्रिसेस इक्वल है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब भी मैट्रिसेस की इक्वेशन दी जाए तो एंड पे इक्वेटिंग वाला स्टेप जरूर करना है। हम इक्वेट करके ये लेटर्स निकालेंगे। दरअसल ऐसे क्वेश्चन में जब भी इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस होती है तो उसके अंदर हमें फाइनली लेटर्स, जो सवाल के अंदर लेटर्स पड़े होते हैं, उनकी वैल्यूज निकालनी। इसी क्वेश्चन का पार्ट 5, उसमें काम ही एग्जैक्टली ये हो रहा है। इसी क्वेश्चन
4 का जब मैं पार्ट 5 करवाऊंगा उसमें मैं ये बात फिर बोलूंगा कि जब भी मैट्रिसेस की इक्वेशन दी जाए तो उसमें फाइनली हम इक्वेटिंग वाला स्टेप करके जो उधर अंदर लेटर्स पड़े होते हैं, लेटर से मुराद ए बी सी या एक्स वाई जेड वगैरह, तो लेटर्स की वैल्यूज इक्वेट करके निकालनी होती हैं जरूर। तो ये बेटा सेकंड रो को सेकंड से इक्वेट कर लो और थर्ड रो को थर्ड से। फर्स्ट रो को फर्स्ट से ना इक्वेट करें, फायदा नहीं, अगर इक्वेट करेंगे तो टाइम जाया होगा। हमें दरअसल इन लेटर्स की वैल्यूज निकालनी है। तो वो देखो बच्चों, डायरेक्ट सेकंड रो को सेकंड से इक्वेट करो तो डायरेक्ट आपको डी ई और एफ मिल रहा है। सिमिलरली थर्ड रो को थर्ड से इक्वेट करो तो ए बी सी मिल रहा है। तो जस्ट लफ्ज लिखो इक्वेटिंग, या यूं भी लिख सकते हैं इक्वेटिंग R2 विद R2 एंड इक्वेटिंग R3 विद R3। बहरहाल मैंने सिर्फ लफ्ज इक्वेट लिख दिया। इक्वेटिंग से ये आपको D मिला, D इक्वल टू 2, E इक्वल टू 4, F इक्वल टू 1। जब भी बेटा दो मैट्रिसेस इक्वल हों, इट मीन उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये अभी मैंने बताया इक्वल मैट्रिसेस। तो यहां से बेटा ये ए बी सी मिल गए। ए बी सी निकालने के बाद बात यहां मुक्ति नहीं है, खत्म नहीं होती। आपने ये सारे लेटर्स निकालकर उनको वापस ये जो सपोज किया था मैट्रिक्स उसमें पुट करना है। तो ये आपका आंसर बन गया, ये रिजल्ट बन गया। अब आए वापस थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था कि कभी कभी वो इसका ऑर्डर पूछ लेता है, कभी कभी वो इसका ऑर्डर पूछ लेता है, कभी कभी पहले का ऑर्डर भी पूछ लेता है। यूं दे देता है सवाल कि A इंटू बी इज इक्वल टू सी, इसका ऑर्डर भी बता देता है, इसका ऑर्डर भी बता देता है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ ए यानी पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, ये सुन लो। पहले मैट्रिक्स का ये जो एक्स है ये यहां से उठाना है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम यहां से उठाने हैं, पहले मैट्रिक्स की रोज यहां से उठानी है। यूं याद रख, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसके कॉलम यहां से उठाने, और पहले मैट्रिक्स की अगर रोज उठानी है, क्योंकि ये तो इसको बैलेंस करता है ना, तो जो ये चीज होती है वो ही हम इधर लिखते हैं। तो इट मीन एक्स होगा 1। पहले मैट्रिक्स की रोज यहां से उठानी है, और फर्ज कर लो दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछता है तो दूसरे के कॉलम यहां से उठाने। इसके कॉलम और इसके कॉलम सेम होंगे, और जितनी इसकी रोज हैं उतनी इसकी रोज होंगी, या जितनी इसकी रोज हैं उतनी इसकी रोज होंगी। तो इसमें x जो है ये होता है 1, होगा 1, और y क्या है, y यहां से उठाने करीबी डिजिट, y होगा 5। ये याद रख लो, करीबी डिजिट। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि जब भी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हों तो ये कंडीशन क्यों होती है क्या कि पहले मैट्रिक्स के जितने कॉलम है दूसरे की उतनी रोज होनी चाहिए? कभी सोचा ये कंडीशन होती क्यों है, या ऐसी कंडीशन क्यों दी जाती है? थोड़ा सा बंदे को क्रिएटिविटी माइंड भी होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी यही है कि आप सोचें, मैं आपको इंशाल्लाह इस पे सोचने पे माइंड आपका ज़हन उस तरफ ला रहा हूं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने कि जब भी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम ऐसी कंडीशन क्यों लागू कर रहे होते हैं कि जितने पहले के कॉलम है दूसरे की उतनी रोज होनी चाहिए? बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जितने एलिमेंट रो में होते हैं वो टोटल तादाद उतनी कॉलम की बनती है, और जितने एलिमेंट कॉलम में होते हैं टोटल उतनी एलिमेंट्स की क्या होती है, तादाद रो में रो बन जाती है। तो आए यहां पे यही बात होती है। बेसिकली हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, डिजिट 7 का असूल। तो रो में जितने एलिमेंट्स होंगे वो तादाद बन जाएगी कॉलम में। मैं यूं कह रहा हूं, फर्ज कर लो इसी को मैं थोड़ी देर लिखता हूं, इसकी जो है 3 कॉलम है, मैं रो में 3 एलिमेंट्स लेता हूं, कॉलम 3 बन गए। अच्छा, इसकी 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 4। तो इसके कॉलम में जो है मैं 3 एलिमेंट लेता हूं कॉलम में, तो रोज 3 बन गई कॉलम में। अब ये रो इस रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकती, जितने एलिमेंट रो में होंगे वो बन जाएंगे कॉलम, जितने एलिमेंट कॉलम में होंगे वो बन जाएंगी रो।
तो जितने एलिमेंट रो में है, इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो रो में जितने एलिमेंट्स होंगे वो बन जाएंगे कॉलम, और कॉलम में जितने एलिमेंट्स होंगे वो बन जाएंगी रोज। तो इनको फिर सेम होना चाहिए। फर्ज कर लो मैं इसमें 2 एलिमेंट लेता हूं रो में, और इधर कॉलम में मैं 3 एलिमेंट लेता हूं। अब ये मल्टीप्लाई रो इस कॉलम से नहीं होगी। वजह क्या है? रो में है 2 एलिमेंट, इट मीन कॉलम बन गए 3। ठीक है ना, रो में 2 एलिमेंट है तो कॉलम बन गया 3। इसके कॉलम में है 3 एलिमेंट तो रो बन जाएंगी 2, इसके 3 रो बन जाएंगी 3, और इसके कॉलम हैं 2। तो ये कॉलम की तादाद और रो की तादाद सेम नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो रो ने चूंकि कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो जितने एलिमेंट रो में होंगे वो बन जाते हैं कॉलम की तादाद, जितने एलिमेंट कॉलम में होते हैं वो बन जाएंगी रोज की तादाद। दैट्स वाई इसके कॉलम और इसकी रोज क्या होनी चाहिए? सेम। पहले की रो ने दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो रो में जितने एलिमेंट्स होंगे वो बनेंगे कॉलम, कॉलम में जितने एलिमेंट्स होंगे वो बनेंगी रोज, तभी ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दिस इज द रीजन। बच्चों ये जो लेट करने वाला ये तरीका है ना, जिसमें हम एक्स को लेट करते हैं, अंदर ऑर्डर बना के डिफाइन करते हैं, एंट्रीज अंदर डिसाइड करते हैं, तो ये वाला मेथड आप इनवर्स वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। मसलन फर्ज कर लो ये सवाल थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं ऐसे दे दिया जाता, थोड़ी देर के लिए मैं इधर भी जान के 2 क्रॉस 2 ले, तो आप इसको इनवर्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, और आप इसको लेट ऐसे भी 2 क्रॉस 2 वाला मेथड, ये तो ऐसे भी, यानी ये तो तमाम क्वेश्चन में ये वाला इस तरह का मेथड जो है वो तमाम क्वेश्चन में होता है। लेकिन ये चूंकि लेट करने से थोड़ा सा इक्वेशंस बन जाती हैं और लेंथी हो जाता है, तो मैं इसलिए उधर जो इनवर्स वाला मेथड है वो प्रेफर इधर कर लिया करता हूं। लेकिन इनवर्स से कोई सवाल अगर हो रहा हो तो उसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल जो सिर्फ इस मेथड से हो सकते हैं, इनवर्स से नहीं हो सकते, ये भी ज़हन में रख लें। लेकिन इनवर्स वाला जो सवाल मेथड है जिसमें हम इनवर्स लिया जा सकता हो, उसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 3 है, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, ये एक मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से सुनना मेरी बातों को। इस क्वेश्चन में ये हमें कहा जा रहा है कि ए और बी ये 2 मैट्रिसेस हैं, सी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जो ए से भी मल्टीप्लाई होता है और बी से भी मल्टीप्लाई होता है, तो जो रिजल्टिंग वैल्यूज बनती हैं, रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनता है, वो इक्वल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए देखें ना, ए सी जाहिर है एक मैट्रिक्स बनेगा ए इंटू सी, एंड बी सी जाहिर है एक मैट्रिक्स बनेगा। तो वो कहता है कि ए और बी ये 2 इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं, लेकिन एक सी ऐसा मैट्रिक्स है जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर इनको रिजल्ट को इक्वल कर देता है। इस स्टेटमेंट का या इस इक्वेशन का ये मतलब है, कहा यह जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ सी, सी निकालें, और सी नल मैट्रिक्स ना हो। यानी अगर हम सी में तमाम एंट्री 0 ले लें तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगी। सी के अंदर जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 ना हो, नल मैट्रिक्स ना हो, और हमने ये चीज बनानी है, प्रूव करनी। तो यहां भी बच्चों अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने कराया था वही वाला मेथड लगना है। यानी यहां पे हम इस ए को देखें ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसको हम उधर इनवर्स नहीं बना सकते, तो हमें सी निकालना है। तो हम अब सी को लेट करेंगे कोई मैट्रिक्स, तो पहले हम सी का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। जरा गौर से देखिएगा, ए का ऑर्डर देखें, साइड पर रफ में चले जाएं। ए मैट्रिक्स है 3 7, तो इसका ऑर्डर होगा 3 7 के मुताबिक 1 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर देखें ना, इसमें रो में 2 एलिमेंट हैं तो 1 क्रॉस 2, तो सी यहां पे होना है। सी के हमें बेटा जो है
रोज की तादाद का पता चल गया, जितने इसके कॉलम होंगे सी की उतनी रोज होंगी। यानी मैं थोड़ी देर के लिए इसको सी के ऑर्डर को एक्स इंटू वाई कह लेता हूं। तो सी के जो है एक्स का हमें पता चल गया कि इसकी 2 रोज होंगी, जितने पहले के कॉलम है दूसरे की उतनी रोज होंगी। लेकिन यहां बच्चों हम सी मैट्रिक्स का वाई की वैल्यू यानी कॉलम्स की तादाद नहीं डिसाइड कर सकते, या कॉलम की तादाद जो मर्जी डिसाइड कर ले। क्यों? वजह यह है कि इसके जो राइट साइड पे ये मैट्रिक्स बी इंटू सी है, इसका इस वक्त हम टोटल ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि इधर भी सी अननोन है। बी के ऑर्डर का तो पता है, लेकिन सी का जो है पता नहीं है हमें, सी का ऑर्डर। अगर आप सी के यहां पे थोड़ी देर के लिए, ये सी मैट्रिक्स है, बी के अंदर देखें तो बी का ऑर्डर है, बी का भी यही ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। तो सी के जो है रोज की तादाद तो हम बता सकते हैं, सी की जो रोज है, यहां पे भी थोड़ी देर देखें तो सी मैट्रिक्स, इसके जितने कॉलम हैं सी की उतनी रोज होंगी। सी की रोज की तादाद तो बच्चों मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं सी के कॉलम्स की तादाद नहीं बता सकता हूं। दैट्स वाई जो सामने मैट्रिक्स है ये बी सी, टोटल ये जो मैट्रिक्स बनना है इसके कॉलम्स की तादाद का हमें नहीं पता। सी ये जो मैट्रिक्स सी है इसके कॉलम जो हैं वो हमने इधर से जो सामने रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उधर से निकालने थे, लेकिन ये टोटल जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स इनका प्रोडक्ट लेकर बनना है उसका अभी हमें कॉलम्स की तादाद का नहीं पता, क्योंकि सी उधर भी इन्वॉल्व है, सी इधर भी पड़ा हुआ है, सी इधर भी पड़ा हुआ है। तो लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को देखते हुए हम, लेफ्ट साइड पर देखते हुए हम सी के जो हैं रोज की तादाद बता सकते हैं, सी के कॉलम्स की तादाद नहीं बता सकते। दैट्स वाई सी की रोज तो 2 होंगी, कॉलम जितने मर्जी ले लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ए के जितने कॉलम हैं सी की उतनी रोज होनी चाहिए। सी की जो रोज है वो तो होनी चाहिए 2। सी के सर कॉलम कितने होने चाहिए? जो यहां पे मैट्रिक्स होगा आगे, ये देखो ना, हम यही करते हैं ना कि इसके जो कॉलम्स की तादाद होगी वो उतनी होगी जितने इसके कॉलम की तादाद। अब सामने एक मैट्रिक्स नहीं है, सामने 2 मैट्रिसेस हैं और उनमें भी सी गिवन है, मौजूद है, बैठा हुआ है, सी अननोन है। तो सी को देखते हुए यहां पे हम सी के लिहाज से इनका प्रोडक्ट लें तो सी के, इसकी 2 कॉलम है तो इसकी 2 रोज होंगी, लेकिन सी के हम कॉलम की तादाद नहीं बता सकते। सो ओवरऑल इसके कॉलम की तादाद क्या होगी? 1 क्रॉस, ये देखा जाए ना तो ये इससे को कैंसिल करेगा, तो 1 क्रॉस। अब हम सी के कॉलम्स की तादाद डिसाइड नहीं कर सकते। दैट्स वाई सी के जितने मर्जी कॉलम ले लो, सी मैट्रिक्स की जो है रोज तो 2 होंगी, लेकिन कॉलम 1 कॉलम भी ले सकते हैं, 2 कॉलम भी ले सकते हैं, 3 भी ले। फिलहाल हम अपनी आसानी के लिए सी का 1 कॉलम रख लेते हैं, फिर मैं 2 कॉलम लेकर भी कराऊंगा। लिहाजा सी का ऑर्डर बन गया 2 क्रॉस 1। सी का 1 कॉलम ले लो, सी के 2 कॉलम ले लो, सी के 3, जितने मर्जी, लेकिन सी की रोज जो है वो 2 ही होनी चाहिए, वो मैं बता चुका हूं। तो पहले सी का ऑर्डर डिसाइड कर लो, 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो कॉलम 1 होना, चूंकि ये फिर यूं, यानी ये अब देखें तो 2 रोज एंड 1 कॉलम बन रहे हैं। अब सी को इससे गिवन में पुट कर लो, सो गिवन बिकम्स, इसमें पुट कर लो सी को, इधर भी सी को पुट किया, इधर भी सी को पुट किया। अब आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन में ये 7 वाला सोल, ये रो इस कॉलम से, तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो ये 3a + 7 भी, सिमिलरली इधर 2a + 14 भी। अब ये एक एंट्री समझो मैट्रिक्स के अंदर, ये एक एंट्री और ये भी एक है। इस बात को मैं यूं समझा देता हूं, लेट एक मैट्रिक्स ये है इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स ये है, मैं कहूं व्हाट शुड बी x हेयर, तो आप कहोगे हेयर सर x = 6 होगा, तो यहां भी मैं इक्वेट कर लूं, इक्वेटिंग वी गेट 3a + 7b = 2a + 14b। अब मुझे a और b की वैल्यूज निकालनी है, दैट्स वाई a की वैल्यूज को इकट्ठा कर लो, b की वैल्यूज को उधर इकट्ठा कर लो। 3a - 2a, 14b - 7b, 3a - 2a दैट इज a एंड 14b - 7b दैट इज 7b। a की वैल्यू मिल गई
ए की वैल्यू मिल गई 7b, वापस हम इसमें पुट किया करते हैं, तो ए की जगह लिखा 7b, बट बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी, बी एज इट इज रहेगा। इस पे आगे थोड़ी सी डिस्कशन है। कई बच्चे कहेंगे सर यहां से हमें ए की वैल्यू तो मिल गई, बी की वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? तो इस सवाल में बेटा बी की वैल्यू नहीं मिलेगी। सुन लो, इसको कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। ए बी पर डिपेंड कर रहा है, ए क्या है वो बी पर डिपेंड कर रहा है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। यहां ए जो है वो बी पर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या, मैं ये सवाल तो फिनिश है लेकिन मैं आगे थोड़ी सी मजीद इस पर डिस्कशन करता हूं। इसका बेटा मतलब ये है कि बी की डिफरेंट वैल्यूज लेने पर ये ए की डिफरेंट वैल्यूज बनती जाएंगी और ये सी मैट्रिक्स चेंज होता जाएगा। क्या मतलब, फिर रिपीट करता हूं, बी की डिफरेंट वैल्यूज लेने पर सी मैट्रिक्स हर बार चेंज होता जाएगा। मसलन मैं बी को वैल्यू लेट करता हूं 1, तो सी मैट्रिक्स फिर क्या बनेगा? ए बी पर डिपेंड कर रहा है, इस चीज को कहते हैं डिपेंडेंट फॉर्म। तो ए बी पर डिपेंड कर रहा है। देखना, अब बी को 1 रखा तो ए बना 7, बी को हम खुद वैल्यू लेट करेंगे, बी इंडिपेंडेंट है, तो ये सी मैट्रिक्स बना 7 1। अब आप चेक कर लो, ये सी मैट्रिक्स को इस इक्वेशन में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बनेगी। गिवन इक्वेशन देखें, गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए है 3 7, सी मैट्रिक्स है 7 1, बी है 2 14, सी है 7 1। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो जैसे ये काम किया था, ये वाला 21 प्लस 7 यानी 3 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 1। अभी देखना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बनेगी, तो ये बेटा मैट्रिक्स बना 21 प्लस 7 28, अंदर ये 28, इधर देखें 14 प्लस 14 28। यानी ए और बी मैट्रिसेस खुद अपनी जात में इक्वल नहीं है, लेकिन एक कोई तीसरा मैट्रिक्स सी ऐसा है जो इनको मल्टीप्लाई करके इनके साथ रिजल्ट इक्वल कर देता है। ए और बी खुद इक्वल नहीं है, लेकिन एक थर्ड पार्टी मैट्रिक्स ऐसी आती है जो इनको मल्टीप्लाई करते तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये सी की एक वैल्यू नहीं है, सी की इन्फिनिट वैल्यूज है। क्या मतलब, बी की हर वैल्यू पर सी चेंज होता जाएगा। कोई बच्चा कहता है सर बी को आप 2 ले लो, आए जी, बी को 2 लेने पर सी क्या बनेगा? सी बनेगा, इसमें बी को 2 पुट करो, 14 2, ये सी बन गया। अब सी को इसी तरह से इसमें पुट करो, इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, बनेगी, चेक कर लो, 3 7 14 28 2 इक्वल टू बी 2 14 14 2। आप चेक कर लो, मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 43 प्लस 40, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 14 इक्वल टू 28 प्लस 28। बच्चों ये देखो, ये बनी वैल्यू, ये सॉरी 42 है, 42 प्लस 14 ये बनेगा 56 और इधर भी 56। फिर अब मैं अपना जुमला रिपीट करूं, ये इक्वल हो गया, फिर मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं, ए और बी खुद 2 इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं, लेकिन सी मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स, इस तरह के कई मैट्रिक्स है। सी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगी। और ऐसे कई मैट्रिसेस सी बन रहे हैं, एक नहीं। सी बी की नेगेटिव वैल्यूज लेकर भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ये करनी नहीं है, ये तो मैंने वैसे आपको मजीद कंसेप्ट दिया। एक और बात, यहां पे देखा जाए तो ए को इस इक्वेशन के मुताबिक ए और बी को इक्वल होना चाहिए।
क्या मतलब, गौर करें बेटा, राइट पे भी सी है, इधर भी सी है राइट पे, आप सी का इनवर्स लो, या दूसरे लफ्जों में सी इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई करो, सी इनवर्स से इधर, सी को उधर ले जाओ। थोड़ी देर में इसमें कह रहा हूं, सी का इनवर्स लो, सी उधर जाके सी का इनवर्स लें तो ए इज इक्वल टू बी सी साथ सी इनवर्स, एसोसिएटिव ला लगाओ, सी इंटू सी इनवर्स, सी इनवर्स ये आइडेंटिटी, सी इंटू सी इनवर्स, तो ए को तो बी के इक्वल होना चाहिए। यहां बच्चों मैंने क्या किया है, ये सी जो है राइट पे पड़ा है, इसका इनवर्स उधर ले जाता हूं, इनवर्स भी राइट पे बनेगा, इस पे एसोसिएटिव ला लगाया, सी इंटू सी इनवर्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए को बी के इक्वल होना चाहिए। क्या हम ऐसा यहां पे ये काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि सर सी मैट्रिक्स यहां पे यकीनन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। क्यों? क्योंकि ये सी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी के जो हैं जितने इसके कॉलम है सी की उतनी रोज होनी चाहिए, तो सी यहां पे जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही बने, तो सी यहां पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, सी यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन सकता, नहीं होगा। तो सी का इसलिए फिर हम इनवर्स भी यहां नहीं ले सकते, यानी यहां पे इस तरह का हम स्टेप नहीं बना सकते, इनवर्स वाला सी का इनवर्स नहीं ले सकते, क्योंकि सी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे देखें इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, तो सी की कितनी रोज होनी चाहिए? 2। अब सी के कॉलम्स जो हैं 2 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है। तो यहां पे सी कोई जरूरी नहीं है कि सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सी रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो ऐसा स्टेप आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपकी मर्जी है। तो ए इक्वल टू बी नहीं हो रहा, वैसे भी ए इज इक्वल टू बी इसमें नहीं है, लिहाजा सी का आप इनवर्स ना लें। एक और बात, यहां पे आप चाहें तो सी को 2 क्रॉस 2 भी ले सकते हैं, 2 क्रॉस 3 भी ले सकते हैं। आए मैं सी को 2 क्रॉस 2 लेकर कर देता हूं, लेकिन उसमें फिर जो है तकरीबन इसी जैसी ही चीज आगे बनेगी, वो भी डिपेंडेंट होगी। बच्चों इसको कहते हैं डिपेंडेंट। तो आए हम सी का एक कॉलम से ज्यादा कॉलम भी लेकर इसको देखते हैं। मैं बच्चों सी के एक से ज्यादा कॉलम भी लेकर इस सवाल को कराता हूं, लेकिन यहां पे मेरा आप सबसे एक सवाल है। सवाल ये है कि सर ये ऐसा फिर ये क्या सीन बना कि मैट्रिसेस खुद अपनी जात में ए और बी इक्वल नहीं हैं, जैसा कि अभी मैंने इनवर्स से भी बताया, लेकिन सी कोई थर्ड मैट्रिक्स ऐसा है ए और बी के अलावा, ये या ये, तो वो इससे मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल कर रहा है। सर मैट्रिसेस में तो चलो हमने ये चीज देख ली, तो ये क्या कहीं इस तरह की कोई और भी मैथ में कहीं ये ऐसा सीन हो सकता है कि दो चीजें खुद अपनी जात में तो इक्वल ना हो, लेकिन एक थर्ड पार्टी को तीसरी चीज आती है जो उन दोनों के साथ ऑपरेट होकर उनको इक्वल कर देती है रिजल्ट को। तो ये हो सकता है, ऐसी बात इक्वेशंस में भी होती है, ये डिपेंडेंट इक्वेशंस में होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये आप लीनियर अलजबरा में पढ़ेंगे। और ऐसा जो है वो वेक्टर्स के अंदर भी हो सकता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मिसाल बनाता हूं। इसमें देखें बच्चों, ये मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं। लेट यू वेक्टर है 2i + j, v वेक्टर है i + 7j। ये इंशाल्लाह आप चैप्टर 3 में वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो ये दो वेक्टर्स हैं। लेट एक तीसरा वेक्टर w हमने सपोज कर लिया, वो ये वेक्टर है। अब आप थोड़ी देर बाद w एक वेक्टर ऐसा आपको मिलने जा रहा है कि ये खुद जो है इनसे मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट जो है ये इक्वल करेगा। तो सच दैट, w वेक्टर के बाद सच दैट, बच्चों वेक्टर्स का वेक्टर के साथ सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता। वेक्टर्स को वेक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह के इसकी मल्टीप्लिकेशन है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट सच दैट w इज इक्वल टू u डॉट w एंड v डॉट w। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है?
जब भी दो वेक्टर का बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका तरीकेकार ये है कि आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होता है प्लस जे कंपोनेंट जे से। जैसे इधर रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो इधर पहला आयत कॉफिशिएंट आयत से प्लस जेथ कॉफिशिएंट जेथ से। तो ये देखो 2 इंटू एक्स, 2x प्लस ये 1 इंटू वाई दैट इज वाई। इसी तरह से ये 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स, 7 इंटू वाई दैट इज वाई। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं हैं, लेकिन एक तीसरा वेक्टर इनसे डॉट प्रोडक्ट खाकर इनको लेफ्ट साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देगा। ये देखें, अब इसका डॉट प्रोडक्ट इधर से भी लिया, इधर से भी लिया। अब ये बिल्कुल ऐसी ही चीज डिपेंडेंट बन रही है। x को x से जोड़ दो, y को y से जोड़ दो, तो ये इधर 2x माइनस एक्स और इसको उधर ले जाएं तो x की वैल्यू आई 6y। वापस आप x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, यानी w वेक्टर में x की जगह आपने 6y पुट कर दिया, तो ये w वेक्टर y की फॉर्म में आ गया, y में डिपेंडेंट है। जैसे इधर ये b में मैट्रिक्स डिपेंडेंट। अब y को जो मर्जी आप वैल्यू दें, जैसे हम b को इधर डिफरेंट वैल्यूज दे रहे थे, y को जो मर्जी वैल्यू दो, ये जो w वेक्टर बनेगा ये वापस इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल कर देगा, जैसे मैंने ये किया। लेट एक स्टूडेंट कहता है y को 3 वैल्यू दो, लेट y को 3 वैल्यू दी तो w वेक्टर क्या बनेगा 18i प्लस 3j। अब इस w वेक्टर को बच्चों u से डॉट प्रोडक्ट लो, फिर इसी w का v से डॉट प्रोडक्ट लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। ये देखें, अब w का मैं u से डॉट प्रोडक्ट लेता हूं। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आयत कॉफिशिएंट आयत से जेथ कॉफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई होगा, ये अभी मैंने बताया। तो ये u डॉट w आयत कॉफिशिएंट आयत से 36 बनेगा प्लस जेथ कॉफिशिएंट जेथ से u डॉट w, तो वो 3 ऐड करें तो 39। अब इसका v के साथ भी w का डॉट प्रोडक्ट लो, यानी v डॉट w 1 इंटू 18 आयत कॉफिशिएंट आयत से, 7 इंटू 3 दैट इज 21 जेथ कॉफिशिएंट जेथ से, ये देखो 39। तो ऐसी एग्जाम्पल बनाई जा सकती है कि दो चीजें खुद तो इक्वल ना हो, लेकिन एक थर्ड मैट्रिक्स उनको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट से राइट से। मैट्रिसेस में भी ऐसे है, ये दो वेक्टर खुद तो अपनी जात में इक्वल नहीं है, लेकिन एक थर्ड वेक्टर जो है इनसे मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल कर देता है। ऐसा हो क्यों रहा है सर, ये इन्फिनिट आंसर्स क्यों बन रहे हैं? स्टूडेंट्स ये बात ऐसे आप समझ लें कि लेट आप छोटी क्लासेस में ऐसे दो इक्वेशंस होती हैं, ये फर्ज कर लो दो इक्वेशंस हैं और आपको कहा जाए इनको सॉल्व करो, तो आप इनको पहले ऐड करके x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू 7 आ रही है, वो किसी एक में पुट करो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से 7 मिल रही है और y की वैल्यू जो है वो 4 मिल रही है। ये सिंगल सोल्यूशन है। जब भी एट ए टाइम दो इक्वेशंस हो और दो वेरिएबल हो तो सिंगल सोल्यूशन है। लेकिन फर्ज कर लो कोई सवाल ऐसा होता है कि उसमें इक्वेशन ही एक है, उसमें इक्वेशन ही एक है, जैसे ये देखो एक इक्वेशन, तो उसमें फर्ज करो यूं है या यूं बंदा आपको कोई इक्वेशन दे देता है, तो उसमें बच्चों y जो है यहाँ पे भी y की ये वैल्यू मिल रही है, y इज इक्वल टू y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा होता है या x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा होता है, इधर a जो है वो b पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ऐसे केस में आप याद करें ग्राफ जब बनाते थे तो x को अपनी मर्जी से वैल्यूज देते जाते हो और y मिलता जाता है। y डिपेंड्स अपॉन x, y इज हेयर डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे a जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, b इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप x को अपनी मर्जी से वैल्यू देते जाओ तो y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो जब सिंगल इक्वेशन हो, किसी सवाल में सिंगल इक्वेशन हो, तो उधर इन्फिनिट आंसर्स या इन्फिनिट सोल्यूशन मिलते हैं जब उसमें x और y वेरिएबल हो। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, ये सिंगल इक्वेशन है, इसमें a डिपेंडेंट वेरिएबल है, b पर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें इन्फिनिट c के आंसर्स आएंगे और यहाँ पे भी c के इन्फिनिट आंसर्स आएंगे। अब बच्चों कोई स्टूडेंट कहता है कि जी c का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 1 से ज्यादा लें, यानी
2x2 ले लें या 2x3 ले लें, तो जितने मर्जी कॉलम सी के ले लें, ये तब भी वो उसी तरह की ही चीज बनेगी। आए ये देख लें, अब मैंने सी का ऑर्डर ले लिया 2x2। हमने अपनी आसानी के लिए सी का ऑर्डर 2x1 लिया था कि वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की खातिर ज्यादा कॉलम्स भी लेकर दिखा देता हूं। तो सी का अगर हम ये ऑर्डर लें, वापस उसमें पुट करें, तो ये स्टेप वही हो रहा है, ये रो इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से, इधर भी ये रो इस कॉलम से और ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से इधर ये पहली एंट्री पहली से, दूसरी एंट्री दूसरी से, ये बीच में मैंने कॉलम बना दिया। तो ये बिल्कुल वही उसी तरह का काम हो रहा है। ए की वैल्यू 7C आई, बी की वैल्यू 7D आई, तो आए ए और बी की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो सी और डी वैसे ही रहेगा। तो इसमें ये देखो वैसा ही रिजल्ट बना है। उधर बना था 7B एंड बी, इधर ये देखें 7C एंड सी, 7D एंड डी। तो ये वही डिपेंडेंट फॉर्म में आ रही है, ये इक्वेशन इस पे डिपेंड कर रही है, ये इक्वेशन इस पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह का जो है, ये जैसे मर्जी करते जाएं, ये आगे इसी तरह का ऑर्डर बनता जाएगा। आप में से कोई बच्चा कहता है कि 2x3 ले लें, तो वो फिर इधर आगे सिमिलरली 7E नीचे E, फिर आगे 7F नीचे, यानी इसी तरह का रिलेशन या इसी तरह की फॉर्म बनती जाएगी। तो आपकी मर्जी है, यहां सी के कॉलम 1 रख लें, सी के 2 कॉलम रख लें, सी के 3 कॉलम रख लें, क्योंकि यहां हम बाउंड नहीं हैं। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन का काफी ज्यादा डिटेल में कंसेप्ट दिया है। करना आपने सिर्फ इतना ही है कि सी का एक रो और एक 2x1 से करके, तो आपने जस्ट ये इतना, ये बाकी तो मैंने वैसे डिटेल में सिर्फ समझाने के लिए किया है, और आपका ये सी का जवाब आया। बाकी डिस्कशन तो वैसे इस क्वेश्चन की मैंने सोचा कि आपको मजीद जो है कंसेप्ट दिया जाए। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा एम्बिगुअस केस है। सी के जो हैं जितने मर्जी कॉलम लेते जाएं, ये फिक्स, सी के कॉलम्स की तादाद फिक्स नहीं है। तो मैंने ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें बताई हैं ताकि आपको पूरा पूरा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मिले।